दोस्तों एमपीपीएससी में इस बार कितने फॉर्म भरे गए और क्या विद्यार्थियों की संख्या कम होना इस बात का संकेत है कि अब लोग इसमें ज्यादा इंटरेस्ट नहीं ले रहे हैं, या एमपीपीएससी आखिर इस स्थिति पे कैसे आ गया है, या नेगेटिव मार्किंग इस बात का असर है, कट ऑफ पे क्या इस बात का प्रभाव पड़ेगा, पिछले वर्षों के कट ऑफ का क्या ट्रेंड रहा है, और अभी आने वाले दिनों में आपको किस तरीके से पढ़ाई करनी है अपने प्रीलिम्स एग्जाम के लिए, इस सब की बात आज हम करने वाले हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं। देखिए, सबसे पहले इस खबर को आपने देखा होगा, मैंने एक अलग से वीडियो भी बनाया था जिसमें हमने लिखा था कि भाई एमपीपीएससी से विद्यार्थियों का मोह भंग हो रहा है। तो आज इसका हम डिटेल में एनालिसिस करेंगे। हमने अलग तरीके से आपके लिए पूरी प्रिपरेशन करी है। तो देखिए, अगर हम समझें कि 2021 में तो 283 वैकेंसी थी और इसके लिए 3 लाख बच्चों ने अप्लाई किया था। 2022 में वैकेंसी की संख्या बढ़ी, लेकिन फॉर्म भरने वालों की संख्या तब से लगातार कम होती गई। 2023 में वैकेंसी फिर कम हुई, फॉर्म भरने वालों की संख्या भी आप देखेंगे कि 2,30,000 के आसपास बची। 2024 में वैकेंसी और ज्यादा कम हुई और उस साल जो है 1,83,000 बच्चों ने फॉर्म भरा। 2025 में वैकेंसी कोई खास नहीं बढ़ी और सबसे ज्यादा गिरावट वहां पे देखने को मिली। मात्र 1,18,000 बच्चों ने फॉर्म भरा था, जो इतिहास में सबसे कम रहा है, क्योंकि 2-2.5 लाख 3 लाख बच्चे आराम से इसका फॉर्म भरते थे, जो कितने पे आ गया, 1,18,000 पे आ गया। लेकिन इस बार वैकेंसी की संख्या में कोई खास डिफरेंस नहीं है, लेकिन फॉर्म भरने वालों की संख्या बड़ी है। लगभग 12-15 हजार बच्चों ने ज्यादा फॉर्म भरा है पिछले वर्ष के मुकाबले। जबकि अनुमान ये लगा रहे थे कि भाई अब तो नेगेटिव मार्किंग आ गई है, तो अब तो शायद बच्चे और ज्यादा इसमें इंटरेस्ट नहीं लेंगे, लेकिन इसके विपरीत हुआ है कि लगभग 1,18,000 से 1,30,000 के आसपास, और अगर एग्जैक्ट जाएं तो यहां पे लिखा हुआ भी है कहीं पे कि 15,000 बच्चों ने ज्यादा अप्लाई करा है पिछले वर्ष के मुकाबले, यानी वो लगभग 1,33,000 के आसपास इस साल बच्चों ने फॉर्म भरा है। और इस बार की वैकेंसी को देखते हुए एक सीट पर 860 विद्यार्थियों का कंपटीशन है। तो इससे आप समझ गए, वैकेंसी कम होते जा रही है, फॉर्म की संख्या भी कम होते जा रही है। इस बार नेगेटिव मार्किंग जुड़ गई, लेकिन उसके बावजूद फॉर्म्स की संख्या पिछले साल से थोड़ी सी बढ़ती हुई दिखी है। कट ऑफ की अगर बात करें तो हम केवल अगर यूआर को देखें, 2021 में मेल फीमेल का कट ऑफ 154 गया था। 2022 में मेल का 160 और फीमेल का 158 गया था। 2023 में दोनों का ही 162 गया था, यानी कट ऑफ काफी बढ़ गया। यहां से तो ये बढ़ा और ये और ज्यादा गया। 2024 में कट ऑफ आपको 160 देखने को मिला और 2025 यानी पिछले साल 158 देखने को मिला। यानी एक बात तय है कि कट ऑफ आप देखोगे कि 155 से ऊपर ही आपको हर बार मिलेगा। मतलब अगर मैं 2021 हटा दूं तो आप देखो 158, 160, 162, यानी कट ऑफ 158 से नीचे आ ही नहीं रहा है। ये यूआर की मैं बात कर रहा हूं, बाकी कैटेगरीज में भी आपको इसी प्रकार का ट्रेंड देखने को मिलेगा। तो वैकेंसी की संख्या में आप देखोगे कि काफी उतार चढ़ाव है, लेकिन उसका असर कट ऑफ पे कोई खास नहीं पड़ रहा है। कट ऑफ वही का वही बना हुआ है और इसके पीछे कारण मैं बता चुका हूं कि केवल सिंसियर और सीरियस लोग ही अब इस जंग में बचे हैं। जो केवल टाइम पास होते थे, या ये है कि चलो भर देते हैं, 1-2 साल ट्राई कर लेंगे, अब वो लोग एग्जाम की तरफ देख भी नहीं रहे हैं। लेकिन जिनका सपना है कि नहीं मुझे तो पीएससी निकालना ही है, मुझे तो डिप्टी कलेक्टर डीएसपी बनना ही है, जो सीरियस है, सिंसियर हैं, उन लोगों की संख्या में कोई बदलाव नहीं हुआ है। और असली कंपटीशन भी उन्हीं लोगों में होता है। आपको पता है कि यार 2 लाख 2.5 लाख 3 लाख लोग फॉर्म भर दें, असली कंपटीशन तो वो 40-50 हजार लोगों में होता है, जो टॉप लेवल के होते हैं और जो सीरियस है कि हमें निकालनी है। इसलिए कट ऑफ में कभी आपको चेंज देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि सिंसियर लोगों की संख्या तो उतनी ही है। जो बाकी लोग थे कि ठीक है वैकेंसी ज्यादा है, ट्राई कर लेते हैं, वो ट्राई नहीं कर रहे हैं। तो कंपटीशन कहीं से कहीं तक कम आपको देखने को नहीं मिलेगा। नेगेटिव मार्किंग भी कोई इतना बड़ा इश्यू नहीं बच्चों को लगा कि भाई वो भी आने से कुछ हो जाएगा, और उसमें कोई दिक्कत भी नहीं है। अगर एक प्रकार से आप देखें कि जो बनता है वो लगाओ, जो नहीं बनता है मत लगाओ। तुक्का मारना वैसे भी कोई अच्छी आदत तो है नहीं। तो यहां पे सिंसियर लोगों के बीच कंपटीशन यथावत है। तो आप ये मान के चले कि कट ऑफ 158 प्लस या उसके आसपास ही आपको इस बार भी देखने को मिलेगा। ठीक है, हमने एक प्रोविजनल कट ऑफ भी आपके लिए निकाला है, वो भी आप यहां पे देख सकते हो कि प्रोविजनल कट ऑफ क्या गया था।
ठीक है। तो अब अगर केवल इस पे बात करें कि क्या रणनीति आपकी होनी चाहिए आने वाले समय में, क्योंकि आपका एग्जाम अप्रैल में है, काफी करीब है, अब लगभग 2 महीने का समय ही आपके पास बचा है। देखो, एज यूजुअल आपका सबसे ज्यादा फोकस अभी भी सिलेबस पे ही होना चाहिए, है ना। और कुछ चीजों का हमें ध्यान रखना है, जैसे सबसे पहले प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस का बहुत अच्छा एनालिसिस, है ना। आप बीच बीच में टेस्ट जरूर लगाएं, या प्रीवियस ईयर्स के पेपर्स आप जरूर लगाएं, या फिर जो एफएलटीज होती हैं, कुछ भी हो, आपको ये बंद नहीं करना है। ऐसे नहीं कि सिलेबस और आप पढ़ने में इतने व्यस्त हैं कि आप प्रैक्टिस को अवॉइड कर रहे हैं, अवॉइड नहीं करना है। एग्जाम तक सारी चीजें आपको बस कम ज्यादा करना है कि भाई अभी सिलेबस पे ज्यादा हम काम कर रहे हैं, प्रैक्टिस पे कम काम कर रहे हैं। जब एग्जाम करीब आ जाएगा, प्रैक्टिस पे ज्यादा काम करेंगे, सिलेबस पे हम कम काम करेंगे। बंद कुछ नहीं करना है। और एक चीज जो शुरू से आखिरी तक आपकी अटल रहेगी, वो है आपका रिवीजन। ऐसे एग्जाम्स में रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। पढ़ते जा रहे हो, पढ़ते जा रहे हो, लेकिन खुद से ये भी तो पूछो कि जो पढ़ा है वो याद भी है कि नहीं है। पढ़ा हुआ याद दिमाग में आपके तभी रहेगा जब आप रिवीजन बहुत ऑनेस्टी से करेंगे। और मैं हमेशा कहता हूं, रिवीजन 3 प्रकार से हर स्टूडेंट को करना चाहिए। एक तो रोज, आज जो पढ़ा उसका रिवीजन आज। दूसरा होता है वीकली, आपने पूरे हफ्ते में जो पढ़ा उसका एक रिवीजन आपको करना है। और एक मंथली, कि भाई पूरे महीने में और अभी तक क्या पढ़ा है, ये करना ही पड़ेगा आपको, है ना। तो सिलेबस पे समय दीजिए, प्रीवियस ईयर्स पे दीजिए। आपको पता है कि करंट अफेयर्स बहुत महत्वपूर्ण विषय है, एमपी जीके बहुत महत्वपूर्ण विषय है। तो इनको आपको हर दिन भरपूर समय देना है, बिल्कुल भी इसमें कोई लापरवाही नहीं करनी है। इसके साथ साथ आपको एक बहुत अच्छा डेडिकेटेड अपना एक शेड्यूल बनाना है कि भाई इतना टाइम। मैं हमेशा कहता हूं, शेड्यूल आपका टास्क बेस्ड होना चाहिए, टाइम बेस्ड नहीं होना चाहिए। उदाहरण दे देता हूं मैं, कि आज मुझे किसी भी एक एक्स सब्जेक्ट के, मुझे आज ये 2 टॉपिक्स कंप्लीट करना है ना। तो ये एक टास्क बेस्ड टारगेट हुआ कि आज मुझे 2 टॉपिक खत्म करने हैं। ये आपका टाइम टेबल का सही तरीका होता है। दूसरा तरीका ये होता है कि मुझे आज इस एक्स विषय को दोपहर 2 बजे से 4 बजे तक पढ़ना है। ये टाइम टेबल का गलत तरीका है, इससे कभी आप अचीव नहीं कर पाओगे। टास्क क्या है, क्या अचीव करना चाहते हो, आज क्या खत्म करोगे, उस पर काम करो। अब हो सकता है कि ये 1 घंटे में खत्म हो जाए, हो सकता है इसको 3 घंटे लग जाए। टास्क पूरा होना चाहिए। टाइम देख के पढ़ाई नहीं करनी कि 2 से 4 पढ़ूंगा, 4 बजते ही खत्म कर दूंगा। यार वो कंप्लीट हुआ कि नहीं हुआ हमें पता ही नहीं। तो हमारे लिए वो खत्म होना इंपॉर्टेंट है, ना कि उतनी देर पढ़ना इंपॉर्टेंट है। तो ये ध्यान रखो। और दूसरा एक और नियम ये याद रखो कि हमेशा क्वालिटी को ऊपर रखो, क्वांटिटी आपके लिए मायने नहीं रखती है। ये बात ध्यान रखिएगा। क्वालिटी जितना पढ़े, शानदार तरीके से पढ़े। आपने देखा होगा लाइब्रेरी में, अपने रूम पर भी लोग पढ़ रहे हैं, 12-12 घंटे बैठे हैं, लेकिन उसका आउटपुट कितना निकल रहा है? क्या वास्तव में 12 घंटे का आउटपुट निकल रहा है? बीच में आप मोबाइल भी चला रहे हो, बातें भी कर रहे हो, चाय पीने भी जा रहे हो, गप्पे भी मार रहे हो, दोस्तों के साथ थोड़ी देर घूम फिर के भी आ रहे हो, बोल रहे हो लाइब्रेरी में 12 घंटे बैठे हो, बट क्या वास्तव में 12 घंटे बैठे हो? 12 घंटे का आउटपुट है क्या? इसलिए यह ध्यान रखो कि यार 2 घंटे कम कर लो, पर जितना पढ़ो फोकस्ड होकर पढ़ो, क्वालिटी के साथ। उस बीच में नो डिस्टरबेंस, डीप फोकस के साथ पढ़ोगे तो वो दिमाग में जाएगा। अगर 17 डिस्ट्रैक्शंस के बीच आप पढ़ाई करोगे, घूमते फिरते सारी चीजें मेंटेन करोगे, उस पढ़ाई से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ना कोई रिजल्ट मिलेगा। आखिरी में सिर्फ पछतावा ही हाथ लगेगा। और फिर आप बोलोगे यार काश अच्छे से पढ़ लेते, काश दोस्तों के साथ इतना टाइम खराब नहीं करते, काश बार बार इतना चाय पीने नहीं जाते, काश दिन भर व्हाट्सएप में, रील्स में और कॉल्स पे टाइम खराब नहीं करते। सब कुछ होगा एग्जाम के बाद, तब तक। और एग्जाम के बाद अगर आपको ठोकर लगी, सबक मिला, क्या कर लोगे? उसका एग्जाम तो गया। अब 2027 की तैयारी करो, 1 साल वापस से अपने आप को फिर तैयार करो, जो कि बड़ा मुश्किल है। तो अभी हमारे पास अपने आप पर काम करने का वक्त है। एग्जाम होने के बाद तो सबको सबक मिल ही जाएगा, लेकिन एग्जाम तो गया ना, 1 साल आपके हाथ से गया।
अगर उस एक साल की कद्र है तो आप सिंसियरली पढ़ोगे, नहीं है तो कोई दिक्कत ही नहीं है, बढ़िया चल रहा है। तो ये कुछ छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखो भाई। और आप जो नोट्स बनाते हो या शॉर्ट नोट्स बनाते हो उनको बहुत अच्छे से टाइम टू टाइम रिवाइज करो। चीजों को याद रखने के लिए बनाओ कि जो चीज मैप से बन सकती है मैप से याद करो, कुछ चीजों को डायग्राम से याद करो, कुछ चीजों को चार्ट्स से याद रखो। याद रखने की अपनी खुद की टेक्निक्स डेवलप करो। इंसान देखा हुआ यानी विजुअलाइजेशन से ज्यादा अच्छे से याद करता है, एक तो विजुअल से, दूसरा डिस्कशन से। तो अगर आप डिस्कशंस आपके लिए पॉसिबल है, अच्छा सर्कल है, डिस्कस करो चीजों को। जहां कुछ ऐसी कॉम्प्लिकेटेड चीजें उसको मैप से, डायग्राम से, चार्ट से याद रखने की कोशिश करो, चीजें ज्यादा अच्छे से याद होती है। हर चीज की टेक्निक्स बनानी पड़ती है। टॉपर्स और एक साधारण स्टूडेंट में कोई डिफरेंस नहीं है। साधारण साधारण स्टूडेंट मेहनत करे जा रहा है, टॉपर हर चीज का सिस्टम बनाता है, प्रोसेस बनाता है। वो हर चीज को याद रखने के लिए तरीके डेवलप करता है कि मुझे याद कैसे रहेगा। इंटेलिजेंसी का कोई डिफरेंस नहीं है कि भाई टॉपर है मतलब वो समझदार होगा। इट्स ऑल अबाउट प्रोसेस। उसने हर चीज की प्रोसेस बनाई, उसने हर चीज को खत्म किया, उसने हर चीज को ये करा कि नहीं मुझे तो इस चीज को याद रखना है, मुझे इस चीज को पढ़ना है, मुझे इस चीज को 4 बार रिवीजन करना है। उसने उसके लिए मेहनत करी। जो साधारण बच्चा है जो फेल हुआ, पता सब है उसको क्या करना है, बस वो कर नहीं पाया, वो प्लान करते ही रह गया। इसलिए ओवर प्लानिंग से भी बचो, ज्यादा भी प्लान नहीं करना है। हम लोग एक तो ये बहुत गलती करते हैं, बढ़िया शेड्यूल रोज बना रहे हैं, आज ये करेंगे। भाई टारगेट डिसाइड कर लो कि मुझे 1 महीने में ये खत्म करना है, उसको हर दिन में बांट लो कि आज ये खत्म करना है। रोज प्लानिंग नहीं करनी है। कई लोग प्लान ही करते रह जाते हैं। किसी ने कोई सलाह दी, किसी टॉपर को फोन लगा लिया, कोई पिछले साल किसी 2 नंबर से रह गया जिसने 4 बार मेंस लिखे। हर दिन आप अपना गुरु बदल रहे हो, है ना। हर दिन नई सलाह, हर दिन नया टाइम टेबल, हर दिन नए तरीके से पढ़ाई आपको कहीं नहीं ले जाएगी, है ना। एक चीज अच्छे से समझ लो और उसको कंसिस्टेंट फॉलो करो। ज्यादा सलाह नहीं लेना है ना। केवल बेसिक समझना है उस चीज को, प्रिपरेशन के पैटर्न को समझो और खुद अपने कंफर्ट, अपनी अपनी कैपेसिटी के हिसाब से सारी चीजों को प्लान करो, तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा, है ना। किसी की टेक्निक, किसी की बातें कॉपी करने से सिलेक्शन नहीं होता है, उस पर अमल करने से होता है, और अमल कंसिस्टेंसी से होगा। आप चाहते हो रिजल्ट जल्दी मिल जाए, नहीं मिलेगा। कंटिन्यू काम करना पड़ेगा, कंसिस्टेंट होकर काम करना पड़ेगा, तब रिजल्ट मिलेगा। किसी की भी एडवाइस आपको 2, 4, 8, 10 दिन में रिजल्ट नहीं देगी। आपको लगातार घिसना पड़ेगा, उस पर लगातार मेहनत करनी पड़ेगी, तब आपको हर एक की एडवाइस सही है पर उसको लगातार फॉलो तो करो। आप करते 5 दिन हो, एडवाइस चेंज, गुरु चेंज, अब किसी नए की सलाह, फिर नए काम पे, तो रिजल्ट ऐसे में नहीं मिलेगा, है ना। रिजल्ट मिलेगा कंसिस्टेंट मेहनत करने से, और वो आपको पता है, आपको किसी की सलाह की जरूरत नहीं है। जो पता है उसको अच्छे से इंप्लीमेंट करो, उस पर लगातार मेहनत करो। तो अगर इन बातों का आप ध्यान रखोगे तो बहुत अच्छे से आपकी तैयारियां होंगी। और जब टेस्ट लगाओ तो टेस्ट इज इक्वल टू योर मिरर, आपका आईना है। क्या स्थिति है वो समझ में आ रही है, अच्छे से एनालिसिस करो, समझो कि भाई ये स्थिति है अभी, है ना। इतना पढ़ लिया, इतना हम मेहनत कर रहे हैं और अभी ये मार्क्स आ रहे हैं, उसको एक्सेप्ट करो। भागो मत। हम भागते हैं टेस्ट से कि उससे हमारी पोल खुल जाती है, हमें पता चल जाता है कि हमारी क्या स्थिति है, तो हम भागते हैं। भागना नहीं है, एक्सेप्ट करना है कि कहां सुधार करने की जरूरत है। चलो सीरियसली उस पर काम करते हैं, उसके लिए प्लान बनाते हैं। यार पढ़ा हुआ है फिर भी नंबर नहीं आ रहा है, ये इसमें तो कॉन्फिडेंट थे कि कुछ भी पूछ लेंगे प्रश्न बनेगा, नहीं बन रहा है, तो उसको एनालाइज करो, देखो कि कहां कमी रह गई है। एग्जाम यही तो है, आप अपने आप पर ही तो काम करते हो, अपने आप को ही तो सुधारने पे आप लगातार काम करते हो, तो वो काम करना पड़ेगा आपको, ठीक है। तो इन चीजों को आप मानिए, बहुत फायदा मिलेगा और बहुत कम समय में बहुत सारे क्विक मैंने आपको काम की चीजें बता दी है। तो ये था। और अभी इस बात की चिंता नहीं करना है फॉर्म कम भरे हैं ज्यादा भरे, सिंसियर लोगों से कंपटीशन है। और मैं कहता हूं कि यार अगर 156 पद हैं और अगर एग्जाम देने 50-60 हजार लोग भी जा रहे हैं तो आप समझो कि कंपटीशन तगड़ा है ना। लगभग 60% अटेंडेंस तो रहती है। तो अगर 50, 60, 70 हजार लोग भी एग्जाम देने गए, बहुत बड़ा नंबर है। उसमें अगर 10,000 लोग भी सीरियस हैं तो भी बहुत बड़ा नंबर है। तो सिंसियर लोग तो खूब हैं। आप तो अपने आप को देख लो बस कि हम कितने तैयार हैं और अपने आप को मजबूत करें, है ना। और हम भी उन लोगों में आए, वो इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। तो बस यही आपसे कहना चाहता था मैं। बाकी विनर्स की ऐप पर आपको प्रीलिम्स का बैच, फाउंडेशन बैच है कंप्लीट। ऑफलाइन पढ़ना है तो आपको ऑफलाइन टेस्ट सीरीज भी मिल जाएगी, बैच भी मिल जाएंगे।
ऑनलाइन टेस्ट सीरीज भी आपको मिल जाएगी, है ना। ये हमने टेस्ट सीरीज लॉन्च कर दी है। 32 टेस्ट पेपर्स 499 में मिल जाएंगे, शानदार तरीके से आप इसको लगा सकते हैं। ऑनलाइन भी ऑफलाइन भी आपको मिल जाएगी, है ना। तो ये सब आपको मिल जाएगा। और प्रीलिम्स की पूरी किताबों का सेट भी है यूनिट वाइज। अच्छा कंटेंट चाहिए, आप इस पे बढ़िया मेहनत करके फायदा ले सकते हो। तो ये सब विनर्स ऐप पर मिल जाएगा। ऑफलाइन का एड्रेस यहाँ है, किताबें ऑर्डर करनी है आप इस तरीके से कर सकते हैं। और बाकी अगर आपके कोई प्रश्न है, कंफ्यूजन है, क्वेश्चन है, कमेंट करिए, अगले वीडियो में आपको उन सब के भी आंसर में दे दूंगा। फिलहाल इतना ही। थैंक यू, आप सभी को शुभकामनाएं। जय हिंद।